यह मत सोचिए कि राहुल गांधी यहां पर रुक जाने वाले हैं। राहुल गांधी अब राजनीतिक पारा बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी की निगाहें देश के गृह मंत्री अमित शाह पर। वो अमित शाह जिनकी कोई जवाबदेही नहीं है। दिल्ली में दंगे हो जाते हैं, वो सामने नहीं आते हैं। सामने कौन आता है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। मणिपुर में हिंसा होती रहती है। बताइए अमित शाह के आपने कितने बयान देखे? वो मणिपुर जहां अब भी हिंसा जारी है। पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है, रहस्यमय तरीके से सुरक्षा बलों को हटा दिया जाता है और फिर आतंकवादी घुसते हैं और करीब 2 दर्जन से ज्यादा भारतीयों को मार देते हैं। कोई जवाबदेही नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद जवाबदेही अमित शाह की है, और उसकी वजह क्यों है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इस आंदोलन में 20 जुलाई को वो चेहरा सामने उभर कर आया था जब दिल्ली पुलिस ने बेपनाह बर्बरता छात्रों पर की थी। कभी एडिशनल डीसीपी रमनदीप लांबा एक छात्रा को थप्पड़ मार रहे थे, कभी इंस्पेक्टर मीना एक लड़की के पीछे डंडा घुसा रहे थे, या कभी एक 10 साल के बच्चे को थप्पड़ मारा जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने तमाम बर्बरता की हदों को पार कर दिया था। और दिल्ली पुलिस का मुखिया यानी बॉस कौन है? अमित शाह। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कल जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और राहुल गांधी सामने आए, तब उन्होंने खास तौर से जिक्र किया अमित शाह का। और हां दोस्तों, इंतजार कीजिएगा किस तरह से इस जेनजी ने गोदी मीडिया को पूरी तरह से धराशायी कर दिया है। वो गोदी मीडिया जो भारतीय जनता पार्टी का चाटुकार बना हुआ था, वो गोदी मीडिया जिसे समझ नहीं आ रहा कि हम अपना मुंह कहां छुपाएं, क्योंकि यही गोदी मीडिया आंदोलनकारियों को चाइनीज एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट, अमेरिकन डीप स्टेट का मोहरा बता रहा था। और अब इस सरकार ने उन तमाम देशद्रोहियों की बातें मान ली, और अब जो इनका तर्क आ रहा है वो निहायत ही हास्यास्पद है दोस्तों, निहायत ही वाहियात है। मगर उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कल शाम को धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे के बाद किस तरह के नारे लग रहे थे, सुना जाए। यहां पर जिक्र किया जा रहा है तड़ीपार का, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि गृह मंत्री अमित शाह जब गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते थे, तब उन्हें तड़ीपार कर दिया गया था, यानी कि एक अरसे तब वो गुजरात नहीं आ सकते थे। और अगर आप समझना चाहते हैं कि राहुल गांधी क्यों अमित शाह का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा रागिनी नायक के इस बयान की तरफ। गौर फरमाइए, रागिनी नायक कहती हैं, जेन-जी का जवाब नहीं, सुनिए जंतर मंतर पर क्या नारे गूंज रहे हैं। लाठीचार्ज का जिम्मेदार तड़ीपार तड़ीपार, चोर उचक्कों का सरदार तड़ीपार तड़ीपार, पेपर चोरों का सरदार तड़ीपार तड़ीपार, मोदी शाह ने गलत जनरेशन से पंगा ले लिया है। और यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम अमित शाह को जवाबदेह बनाएंगे। सुनिए राहुल गांधी ने कहा क्या। The first thing is that we hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament. Of course, the students, as I said, have also got the demand of
an apology from the Prime Minister. आज ये सवाल उठना लाजमी है दोस्तों कि अमित शाह जब सामने आते हैं तो ऐसी क्या वजह है कि आप उन्हें महज पार्लियामेंट में देखते हैं अपना भाषण देते हुए, या फिर चुनावी सभाओं में देखते हैं? जब ये तमाम बड़ी घटनाएं होती हैं तब वो कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, कोई बयान जारी नहीं करते हैं, चुपचाप पीछे रहते हैं। और ये वो अमित शाह हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं, एंबिशंस हैं देश का प्रधानमंत्री बनना। और आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि राहुल गांधी ने कितना बड़ा दांव खेला है, क्योंकि अगर आप अमित शाह पर हमला कर रहे हैं तो न सिर्फ आप राजनीतिक पारे को बढ़ा रहे हैं, बल्कि यह वो शख्स है, अगले मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हो सकता है अमित शाह को देश का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। मीडिया में खबरें फैली हुई हैं, यानी कि अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता है। इसलिए अगर राहुल गांधी अमित शाह पर सीधा प्रहार करते हैं तो यकीनन राहुल गांधी पर इसके बाद जो पलटवार होने वाला है वो अप्रत्याशित होगा, क्योंकि यह शख्स यानी कि राहुल गांधी पहले से ही कई मुश्किलात का सामना कर रहा है। इनकी सांसदी चली गई थी, उन पर कई कोर्ट केसेस हैं जिसमें अमित शाह का अपमान से लेके आरएसएस का अपमान से लेके न जाने कितने केसेस हैं। यहां तक कि राहुल गांधी की सिटीजनशिप को चुनौती देने वाली एक याचिका भी अदालत में है। यानी कि राहुल गांधी की चुनौतियां बेतहाशा हैं। और अब अगर वो अमित शाह की बात करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है इसके बाद उन पर दबाव लगातार बढ़ने वाला है। मगर यह मामला बहुत पेचीदा है दोस्तों, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन इस सवाल में दो प्रतिद्वंद्वी हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और अमित शाह दोनों। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश चुनाव क्यों जीतना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई आप मुख्यमंत्री हैं, आप तीसरी बार चुनाव जीतना चाहते हैं, बल्कि अगर वो ये चुनाव जीत जाते हैं तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि 2029 में हो सकता है हर गुजरते लम्हे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जिस तरह से घट रही है, और खासतौर से जेन जी के इस आंदोलन के बाद जिस तरह से उनकी छवि दरक गई है, बिखर गई है। प्रधानमंत्री 2 वीडियोस जारी करते हैं इंस्टाग्राम पर, मगर उसके नीचे जेन जी के कमेंट्स देखिए, उन पर कितने सारे मीम्स बनते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री का जो पूरा रुतबा था वो जेन जी ने तबाह कर दिया। और आपको अंदाजा नहीं है ये कितनी बड़ी खबर है, क्योंकि ये बात मैंने पहले भी कही है, फिर दोहराऊंगा। 2014 से पहले हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारे आईटी प्रोफेशनल्स, ये सब विश्व गुरु हुआ करते थे, भारत की नुमाइंदगी करते थे, भारत की आन बान शान बढ़ाते थे। मगर 2014 के बाद करोड़ों डॉलर्स, मजाक नहीं, करोड़ों डॉलर्स गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को सुधारने, उन्हें एक स्ट्रॉन्गमैन, उन्हें एक विश्व गुरु के तौर पर पेश करने। मगर जेन जी ने अपनी रील्स, अपने साहस, अपने तंज, अपने सटायर, अपने मजाक से इसको मटियामेट कर दिया। यानी कि एक बात तय है, 2029 के बाद अगर भाजपा ये चुनाव जीतती है लोकसभा का, तो यह जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे। इस पद के दावेदार 2 हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और अमित शाह, और इन दोनों के बीच में द्वंद्व चलता रहता है, रस्साकशी चलती रहती है, राजनीतिक रस्साकशी चलती रहती है। सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और उनके आसपास जो नौकरशाह हैं वो गुजरात लॉबी से कितने नाराज हैं। गुजरात लॉबी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। कई ब्यूरोक्रेट्स, कई जानकार ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के करीबी ये कहते हैं कि हम इन गुजरातियों को वापस गांधीनगर भेज देंगे। ऐसा कहा जाता है, इस बात का कोई सबूत नहीं है, मगर वो प्रतिद्वंद्विता, वो कंपटीशन, वो मुकाबला इन दोनों के बीच, यानी कि ये दरार पहले से मौजूद है। और ऐसे में राहुल गांधी सीधी चुनौती दे रहे हैं अमित शाह को। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और जनता भी यह बात समझ रही है, सब जानते हैं कि बर्बरता किसने की, दिल्ली पुलिस, वो दिल्ली पुलिस जो अमित शाह के नेतृत्व में आती है। और अमित शाह इस पूरे घटनाक्रम में गायब रहे, एक बार फिर वो कहीं नहीं आ रहे। हम सब सवाल कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अनुराग कुमार को, मगर अनुराग कुमार को लाया कौन? इसी आंदोलन से पहले अनुराग कुमार, 1994 बैच के अनुराग कुमार को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना दिया गया।
वो अनुराग कुमार जिसकी पुलिस ने बर्बरता की, मगर क्या पुलिस ने खुद बर्बरता की? यह आदेश ऊपर से आया होगा ना, और इस आदेश में कहीं ना कहीं अहंकार भरा हुआ है। एक ऐसा अहंकार कि हम इन्हें कुचल सकते हैं, हम इन्हें दबा सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जो ज्यादतियां हुई उसको लेकर किसी ना किसी को तो जवाबदेह बनाना है ना। आप अदालतों पे केस करेंगे। सौरभ दास जो हैं प्रवक्ता, उन्होंने ये बात कही है कि हम अदालत जाने वाले हैं, हम इन तमाम पुलिस ऑफिसर्स को जवाबदेह बनाएंगे। उन्होंने ये तक कहा कि हमने इनफैक्ट कल देर रात उनकी मुलाकात दिल्ली पुलिस कमिश्नर से हुई, और इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि जिन पुलिस कमिश्नर ने ज्यादती की है उनके खिलाफ हम अदालत जाएंगे। सुनिए सौरभ दास ने क्या कहा। उनको हम लोगों ने क्लियर किया कि जो हम लोगों ने मन से ऐलान किया था कि एक एक पुलिस वाले और आरएएफ जिन्होंने वीडियोस और उनके पिक्चर्स होंगे, उन जिन लोगों ने सर पे डायरेक्टली मारा, लोगों को सर फोड़ा, हाथ तोड़े, ऐसे सारे पुलिस वालों के खिलाफ और आरएएफ वालों के खिलाफ हम लोग लीगल एक्शन लेंगे, बहुत जल्द लेंगे। हम लोगों ने वेबसाइट भी लॉन्च किया है। एंड जब ये लीगल एक्शन लेंगे तो सिर्फ ये नहीं कि कंप्लेंट देंगे, एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे, कोर्ट जाना पड़े तो कोर्ट भी जाएंगे। और जब टाइम आएगा, ऐसे सारे ऑफिसर्स जो सही में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सिक्योरिटी लोगों का नहीं देखते हैं, उनका मानसिक संतुलन जो खराब है, ऐसे सारे लोगों को जेल भी भेजेंगे जब टाइम आएगा। मगर बड़ा प्रश्न अमित शाह को जवाबदेह कौन बनाएगा? यहीं पर राहुल गांधी का किरदार आता है। राहुल गांधी ने दांव बहुत बड़ा खेल दिया दोस्तों, बहुत बड़ा दांव खेल दिया है, और इसकी उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। मगर ये वो राहुल गांधी है जो डरते नहीं है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो नेहरू से भी ज्यादा नफरत आरएसएस राहुल गांधी से करती है, क्योंकि राहुल गांधी कोई समझौता नहीं करते हैं। आपने अगर बाकी तमाम राजनेताओं को देखा हो, अचानक खामोश हो जाएंगे, भाजपा पर कुछ नहीं कहेंगे, कई बार सड़क पर नहीं उतरते हैं जब उतरना चाहिए। मगर राहुल गांधी में ऐसा कोई फिल्टर नहीं है। उन्हें जब मुद्दे उठाना होता है उठाते हैं। उनके बोलने के अंदाज को कई लोग पसंद नहीं करते हैं, मगर वो बेबाकी से अपनी बात कहते हैं, और ये अंदाजे बयां कांग्रेस के किसी नेता में नहीं है। मगर वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ सकती है, मगर शायद राहुल गांधी को परवाह नहीं है। वो जानते हैं वो कौन सा बड़ा गेम, बड़ा खेल खेल रहे हैं और इसके क्या परिणाम होंगे। बहरहाल दोस्तों, हमने लगातार पुलिस की ज्यादतियां देखी, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मैं आपके सामने दो पत्रकारों का जिक्र करना चाहूंगा। दोनों ही जेल जा चुके हैं। एक रिपब्लिक का यह संपादक और दूसरा यह तिहाड़ी। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इन दोनों का तर्क बहुत वाहियात था। याद कीजिएगा दोस्तों, न्यूज चैनल्स में क्या चलाया गया था। रिपब्लिक में चलाया गया था कि ये अमेरिकन डीप स्टेट के एसेट हैं, मोहरे हैं। चाइनीज लिंक भी बताया गया था। याद कीजिएगा दोस्तों, जब न्यूज क्लिक पर रेड पड़ी थी तो इसी वाहियात संपादक ने न्यूज क्लिक को चाइना से जोड़ दिया था। और फिर बाद में क्या हुआ? अदालत का आदेश आया और ईडी के केस को कूड़े के डिब्बे में डाल दिया गया। इनमें से किसी ने माफी नहीं मांगी, और फिर वही टूल किट शुरू हो जाता है कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन को लेकर। बताया जाता है कि इनके लिंक्स हैं चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, और न जाने क्या क्या। और अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया? अगर आप वो तर्क सुनेंगे ना तो पेट पकड़ के हंसने लगेंगे। अब ये रिपब्लिक का संपादक ये कह रहा है कि सरकार को डर लग रहा था कि कहीं हिंसा ना हो जाए, इसलिए उनकी बात मान ली। भाई, जिन लोगों को तुम देशद्रोही बता रहे हो, विदेशी ताकतों का मोहरा बता रहे हो, उनके हिंसा से तुम डर गए और उनकी बातें मान ली। यह आदमी इतना बेशर्म है कि हमारे बच्चों को देशद्रोही बता रहा है। इनके अपने बच्चे हैं कि नहीं? और अगर हैं तो क्या उनसे आंख मिला सकते हैं? देखिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यह आदमी किस तरह की वाहियात बकवास कर रहा है। सुना जाए। पहली बात यह है कि सरकार ने डिसीजन क्यों ली, पहले क्यों नहीं ली, अब क्यों ली? कारण एकदम साफ है। सरकार शायद आपको ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं कहेगी, मगर ये लोग हिंसा करवाना चाहते थे। पूरी प्लानिंग थी इनकी हिंसा की। सूत्रों ने मुझे बताया कि कल के टॉक्स में ये जो दो लोग गए थे, उन्होंने खुलकर कहा है, या तो आप अभी मान लीजिए, नहीं तो हम संसद चलेंगे। और संसद चलने का मतलब क्या होता है? वो चाहते हैं 10,000 लोग संसद जाए, 100 पुलिसकर्मी सामने आए, कोई पुलिसकर्मी डंडा उठाए, फिर इसका वीडियो बनाए, रील बनाए, उसको मैग्नीफाई करे और कहे कि बच्चों को मारा जा रहा है। जबकि हमको सबको पता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग, सरजील इमाम गैंग,
ये सारे लोग वहाँ पे डिप्के के साथ खड़े थे। इसलिए आप क्या करते, सरकार ने डिसीजन ली है क्योंकि सरकार को पता था कि ये लोग हिंसा चाहते हैं और इनको ये मौका नहीं मिलना चाहिए। और आप इनकी भाषा को सुनिए, अगर उनको पूछा कि आज अगर कुछ नहीं होगा, अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें रंका ने क्या कहा, रंका ने कहा कि फिर देश भर में, पूरे देश में हम प्रदर्शन करेंगे। अब प्रदर्शन की जगह में हिंसा लिख दीजिए, ये प्रदर्शन तो है नहीं, ये हिंसा चाहते हैं। यानी कि एक तरह से धमकी दी जा रही थी कि अगर आप नहीं मानेंगे, हमको सिंबॉलिक विक्ट्री चाहिए, तो फिर हम देश भर में हिंसा करा सकते हैं और करवा सकते हैं। इस वक्त उनका अपर हैंड है, इस वक्त। मगर खेल अब सीजेपी के लिए यहीं पे खत्म हो गया। आप बताइए मुझे, उनका अस्तित्व आज के बाद क्या है? कुछ भी नहीं। कब तक ये कॉकरोच करके देश भर में घूमते रहेंगे? और मेरी ये नसीहत उन अंधभक्तों के लिए भी है। याद कीजिएगा, जब किसान आंदोलन चल रहा था तब इसके जैसा मीडिया, भाजपा क्या कह रहा था, अर्बन नक्सल हैं, खालिस्तानी हैं। वो किसान शंभू बॉर्डर तक पहुंचे भी नहीं थे, टीकरी बॉर्डर तक पहुंचे भी नहीं थे, और मीडिया में चलने लगा था कि इसके पीछे खालिस्तान है। उसके बाद क्या हुआ? 750 किसानों ने अपनी जान दे दी आंदोलन करते करते। मगर आखिरकार जब यह पूरा आंदोलन चल रहा था तब पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, कृषि मंत्री सब बातचीत कर रहे थे उन किसानों से जिन्हें तुमने अर्बन नक्सल बताया, देशद्रोही बताया, खालिस्तानी एजेंट बताया। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में भाजपा सरकार ने कहा था कि इस आंदोलन के पीछे खालिस्तानी है, फिर भी तुम उनसे बात करते रहे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? एक तरफ तुम उन्हें देशद्रोही बताते हो, फिर उनकी बातें भी मान लेते हो। अरे भाई, कहां गया 56 इंच का सीना? कहां गया घर में घुस के मारेंगे? यानी कि कोई देशद्रोही तुम पर दबाव डाल दे, तुम उनके सामने झुक जाओगे। डू यू रियलाइज कि आपको किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है? जंतर मंतर पर हमारे बच्चे थे सड़क पर, देशद्रोही नहीं थे। इसीलिए यह गोदी मीडिया जो कह रहा है बकवास है, इसीलिए इनकी छवि हमेशा के लिए बर्बाद हो गई है। इसका आगाज शाहीन बाग से हुआ था, किसान आंदोलन में हुआ, और जेनजी के इस आंदोलन में गोदी मीडिया पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अब इस तिहाड़ी को देखिए, कह रहा है कि अगर तानाशाही होती तो पुलिस बर्बरता करती और आंदोलन ना होता। सुनिए क्या बकवास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो सरकार है ये तानाशाह है। अब सोचिए, अगर ये तानाशाह सरकार होती तो चाहती तो डंडे मार के यहां से इन सारे प्रोटेस्टर्स को भगा सकती थी, सख्ती कर सकती थी, एक और लाठी चार्ज हो सकता था, बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि सरकार सेंटिमेंट्स को समझती है, देश की जनता क्या चाहती है उसे समझती है। प्रधानमंत्री मोदी को समझ में आ रहा था कि लोगों के मन में क्या है। सबसे पहली बात दोस्तों, तानाशाही की परिभाषा जो है, हम वो मुअम्मर गद्दाफी, सद्दाम हुसैन, हिटलर इन मायनों में नहीं देख सकते हैं। हर वक्त और उसके हिसाब से दमन, तानाशाही के मायने बदलते हैं। यह जो तिहाड़ी है, यह वसूली के आरोप में जेल जा चुका है, और आज हमारे पैसे से, टैक्स पेयर्स के पैसे से इस व्यक्ति को साल का, बताया जाता है कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे 15 करोड़ मिलता है। यह व्यक्ति जो जेल में रह चुका है, यह व्यक्ति जो पत्रकारिता के नाम पर उस तरह के शोज करता है जिसमें मोरबी में पुल हादसा होता है और जो मर जाते हैं उन पर दोष मढ़ता है, यह व्यक्ति 25 किस्म के जिहाद का शो करता है, यह व्यक्ति 2000 के नोट में चिप ढूंढता है। यह पत्रकारिता के नाम पर कलंक है, फिर भी आपके और हमारे पैसे से इन्हें करोड़ों रुपए मिल रहा है। यह है तानाशाही। क्यों? क्योंकि यह भाजपा के प्रोपेगेंडा में सहायक है। तानाशाही क्या है मैं आपको बताता हूं। आज मुझे बताइए, एबीपी न्यूज के शायद संदीप चौधरी को छोड़ दिया जाए, तमाम न्यूज चैनल्स पर देखिए, क्या एक भी पत्रकार है जो सत्ता से सवाल कर सकता है? मैंने और पुण्य प्रसून वाजपेयी ने एक ही दिन अपना न्यूज चैनल छोड़ दिया था, क्योंकि हमसे कहा गया था कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले सकते। मुझे बताइए ना, किस मीडिया चैनल में हिम्मत है सत्ता से सवाल करने की? किस न्यूज चैनल की हिम्मत है? और यही वजह है कि जेनजी के इस आंदोलन में गोदी मीडिया के खिलाफ गुस्सा था, मगर उनका गुस्सा गलत लोगों पर निकला, और वो थे रिपोर्टर्स। कायदे से यह गुस्सा उन एंकर्स के खिलाफ होना चाहिए था, मगर हिंसक नहीं। आप सत्याग्रह के जरिए अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर सकते हैं। बहरहाल,
कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोदी मीडिया ने सौरभ दास को घेरने की कोशिश की, तब उन्होंने कहा कि गोदी मीडिया को भी आत्ममंथन करना चाहिए। सुनिए सौरभ दास क्या कह रहे हैं। जिन्होंने भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मीडिया के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, जिन्होंने भड़काया, जिन्होंने ये वायलेंस किया, ऐसे लोग सीजेपी के सपोर्टर नहीं है। ये एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसाए गए। हम लोग ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग उनको खंडन करते हैं। लेकिन आपके माध्यम से ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ, रिपोर्टर्स नहीं लेकिन जो मीडिया के ओनर्स हैं एंड जो एंकर्स हैं और जो एडिटर इन चीफ्स हैं, उनको मिलके एक डिस्कशन करना चाहिए कि युवाओं के अंदर उनके खिलाफ इतना आक्रोश क्यों है। क्योंकि आप ये जरूर समझ लीजिए, जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हैं कुछ चैनल्स, उससे लोग खुश नहीं है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब युवा ऐसे ही डिमांड लेके आगे बढ़ेगा एंड उस टाइम पे उनका भी आंसरेबिलिटी बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है। लेकिन उसी पॉइंट पे मैं बोल रहा हूं कि आप जो मीडिया चैनल्स के ओनर्स हैं और एंकर्स हैं, उनको समझना चाहिए कि वो कैसे अपने रिपोर्टर्स को ऐसे रिस्क जोन में भेजते हैं। ऐसे लोगों के अंदर क्यों ऐसे फीलिंग्स है, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। कोई भी वायलेंस का इस मूवमेंट में या कोई दूसरे मूवमेंट पे और इस देश में कोई स्पेस नहीं है। ये हम लोग क्लियर कर देना चाहते हैं। तो क्या अगला बड़ा आंदोलन गोदी मीडिया के खिलाफ होने वाला है? वो गोदी मीडिया जो प्राइम टाइम में जहर उगलता है? ये सवाल होना चाहिए। मगर मैं एक और चीज सामने रखना चाहता हूं। कल जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उनके प्रवक्ता उन तमाम वाहियात न्यूज चैनल्स पे आ गए जो लगातार बदनाम कर रहे थे जंतर मंतर प्रोटेस्ट को। ये देखिए अडानी के न्यूज चैनल में, इंडिया टुडे के न्यूज चैनल में, फिर ये दंगाई गुल्लू और वो जो टॉनिक की परी हैं कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं। ये वो एंकर्स हैं जिन्होंने लगातार जंतर मंतर प्रोटेस्ट को बदनाम किया। क्या ऐसे चैनल्स में जाना चाहिए? कई लोग कहते हैं कि नहीं, हमें उनसे भी एंगेज करना चाहिए। यही तर्क विपक्ष भी देता है जो गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में जाकर बैठ जाते हैं। मगर आप जानते हैं दोस्तों, इन तमाम न्यूज चैनल्स में प्रोग्राम की संरचना, डिबेट की संरचना, उसे इस तरह से गढ़ा जाता है कि उसका फायदा सिर्फ भाजपा को होगा। लिहाजा यहां जाना मेरे हिसाब से गलत है। मगर यह फैसला आपको करना है कि आपको जाना है या नहीं जाना है। तो यकीनन दोस्तों कहा जा सकता है कि इस आंदोलन ने पूरी तरह से गोदी मीडिया की धज्जियां उड़ा दी और अब फोकस हो गया है अमित शाह पर, और राहुल गांधी इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जाते जाते दोस्तों, अंधभक्त बनाम जेंजी, मैं अंधभक्तों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुम्हें प्रॉब्लम इस बात की थी कि ये जो तमाम जेंजी सपोर्टर्स थे, दिन में आंदोलन कर रहे थे और रात में पार्टी करते थे, तुम्हें प्रॉब्लम इस बात की थी, नाचते थे, गाते थे, तो तुम क्या चाहते हो कि ये जो जेंजी है शाम को 6 बजे से 11 बजे तक गोदी मीडिया के सामने बैठे, जहरीले प्रोग्राम देखे, अपनी नसों में जहर भरे और फिर हमारी धार्मिक यात्राओं में, शोभा यात्राओं में हमारे धर्म का अपमान करते हुए मस्जिद के सामने नाचे? क्या तुम वही चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी तरह अपने नसों में ये गोदी मीडिया देख देख के जहर भर ले? ये जेंजी सत्ता से सवाल ना करे जो जवाबदेह है। क्या प्रधानमंत्री जवाबदेह नहीं है? मेरे एक जिम ट्रेनर हैं जो बहुत बड़े अंधभक्त हैं, वो मुझसे कह रहे थे कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया था। तो मुझे बात बताइए, ऑपरेशन सिंदूर किया था और ट्रंप के कहने पर रोक दिया, इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है हमारी सेनाओं का? पहलगाम में हिंसा होती है, कोई जवाबदेह नहीं। अब तक किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है बताइए? कुंभ में भगदड़ मचती है, दर्जनों लोग मारे जाते हैं, 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, किसकी जवाबदेही है? किस पर कार्रवाई हुई बताइए ना। आप ऐसा देश चाहते हैं जहां कोई जवाबदेही ना हो, सत्ता में जो बैठा है उससे कोई सवाल ना हो। आपको अंदाजा है आप क्या बनना चाहते हैं? आप चलती फिरती लाशें बन रहे हैं, ज़ॉम्बीज बन रहे हैं। दैट हैज बिकम योर रियलिटी। उससे बाज आइए, जेंजी को गाली मत दीजिए। आप
एक नागरिक, एक इंसान तब तक बने हुए हैं जब तक आप में सोचने समझने की क्षमता, काबिलियत है। जिस दिन आपने उसे खो दिया, खत्म कर दिया, आप बर्बाद हो जाएंगे, हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। लिहाजा मेरी आप सबसे अपील है, सरकार से सवाल कीजिए, जवाबदेह बनाइए। जेनजी अगर सड़क पे है तो वो एंटी नेशनल नहीं है। उन गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स को देखना बंद कीजिए जिसने आपके दिमाग को कुंद कर दिया है। मगर आप में से कई लोग सुधरने का नाम नहीं लेने वाले हैं। मगर मुझे खुशी है कि आपके अपने बच्चे आपको आईना दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जेनजी इस देश की सबसे प्रबल, सबसे मजबूत उम्मीद है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।